हेलो नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष परिवार में आप सब लोगों का दिल खोल के स्वागत है। जी हाँ प्यारे दोस्तों, 360 डिग्री सीरीज जहां नर्सिंग के हर सब्जेक्ट को 360 डिग्री पे घुमाया जाता है और वो क्वेश्चन डील किए जाते हैं जो आपके अपकमिंग एग्जाम को नस्ते नाबूद करने के लिए कतई जहर साबित होने वाले हैं। तो जोड़ दीजिएगा, जगह दीजिएगा तमाम उन विद्यार्थियों का जिनका ख्वाब है सरकारी कर्मचारी बनना। अरे रुकना झुकना थकना किसी भी हालत में नहीं, और कंसेप्टोलॉजी को रैशनल के दम पे जिंदगी को परिवर्तन करना चाहते हो तो सुबह सुबह का समय है, कोर्टिसोल हार्मोन अपने पीक लेवल पे चल रहा है, उसका यूटिलाइजेशन कीजिएगा। एग्जामिनर को दिल खोल के उसकी औकात दिखाना चाहते हो तो अपने कंसेप्टोलॉजी के रैशनल तैयार कीजिएगा। अपने माता पिता की आंखों के अंदर चमक है, अरे चमकते ध्रुव तारे की तरह आना चाहते हो, और पड़ोसियों की जलन को अरे और ज्यादा जलन में बरकरार और अपने जलवों को उजागर करना चाहते हो तो जुड़े रहेगा पूरे अंतिम सेशन तक। हर एक सवाल आपकी जिंदगी में अमूल चूक परिवर्तन करके दिखाएगा, और जिस दिन एग्जाम हॉल में जाओगे आपके चेहरे पे हंसी और मुस्कुराहट का काम करके दिखाएगा। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू डियर, शुरुआत करते हैं आज के दिन के धमाकेदार सेशन की। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। अभी तक जिस बच्चे ने क्लास को लाइक एंड शेयर नहीं किया, मैक्सिमम लोगों तक कर दीजिएगा ताकि कोर्टिसोल हार्मोन जिस प्रकार से पीक लेवल पे उसी प्रकार से कमेंट बॉक्स में बढ़ता हुआ आंकड़ा पीक लेवल पे होना चाहिए। जितना बड़ा आंकड़ा उतना भयंकर मेरा कॉन्फिडेंस, जितना भयंकर मेरा कॉन्फिडेंस उतना ही खतरनाक सवाल का रैशनल निकालूंगा, ये मेरी गारंटी है। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से। रुकना किसी भी विद्यार्थी को नहीं है, आपके हौसलों में आग होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छी लाइन है कि सफलता उन लोगों को नहीं मिलती है जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि सफलता तो उन्हें मिलती है जो अपनी जिद पे अड़े होते हैं। अपनी जिद पे अड़े रहना है और मेहनत बड़ी जबरदस्त वाली करनी है। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन, व्हाट इंस्ट्रक्शन शुड द क्लाइंट बी गिवन बिफोर अंडरगोइंग ए पैरासेंटेसिस। अरे भैया जी, पैरासेंटेसिस करने से पहले आपको बोला है व्हाट इंस्ट्रक्शन, क्या जानकारी देना चाहिए मरीज को पैरासेंटेसिस करने से पहले। क्या जानकारी देना है मरीज को पैरासेंटेसिस करने से पहले। एनपीओ 12 आवर्स बिफोर प्रोसीजर, उसे बोलो 12 घंटे पहले भूखा रहना है। दूसरा बोल दिया एम्प्टी ब्लडर बिफोर प्रोसीजर, प्रोसीजर से पहले ब्लडर खाली कर दो। स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट फॉलोइंग प्रोसीजर, प्रोसीजर के बाद स्ट्रिक्टली बेड रेस्ट कराओ। और एम्प्टी द बोवल बिफोर प्रोसीजर, और मरीज का बोवल खाली कर दो। प्रोसीजर का नाम लिखा है प्यारे दोस्तों पैरासेंटेसिस। पैरासेंटेसिस, और पैरासेंटेसिस का मतलब होता है भैया जी पेरिटोनियल मेम्ब्रेन में। अरे ध्यान रखिएगा, यहां बोल सकते हो रिमूवल ऑफ फ्लूइड फ्रॉम पेरिटोनियल मेम्ब्रेन। ध्यान रखिएगा, पेरिटोनियल मेम्ब्रेन में भरा हुआ, अरे ध्यान रखिएगा पेरिटोनियल मेम्ब्रेन में भरे हुए पानी को निकालने की कोशिश की जाती है। मरीज की पेरिटोनियल मेम्ब्रेन में भरे हुए फ्लूइड को निकालना क्या कहलाता है। पेरिटोनियल मेम्ब्रेन बोल दो, एब्डोमिनल केविटी बोल दो प्यारे दोस्तों, एब्डोमिनल केविटी। एब्डोमिनल केविटी में से भी भरे हुए पानी को निकालना क्या कहलाता है, पैरासेंटेसिस कहलाता है। पैरासेंटेसिस के लिए प्यारे दोस्तों नीडल को इंसर्ट किया जाता है। अरे क्या किया जाता है, नीडल को इंसर्ट करते हैं, और कहां करते हैं तो ध्यान रखिएगा अम्लाइकस के पास में, अम्लाइकस के पास में इंसर्ट किया जाता है। और ध्यान रखिएगा लार्ज गेज की नीडल होती है। अरे कैसी देखने को मिलती है, लार्ज गेज की काम में ली जाती है। लार्ज गेज की निडल होती है जो अंदर से एस्पायरेट करेगी, अंदर भरे हुए फ्लूइड को बाहर निकालेगी। अब उससे पहले क्या करना है, तो पैरासेंटेसिस में मरीज को पोजीशन कौन सी देते हैं, यह भी सवाल आता है। तो प्यारे दोस्तों पोजीशन दी जाती है सेमीफोलस। अरे कौन सी दी जाती है, सेमीफोलस दे दो, या फिर क्या दे सकते हो प्यारे दोस्तों फाउलस दे सकते हो, या कौन सी दे सकते हो फाउलस पोजीशन दे सकते हो। ये दोनों ही पोजीशन क्या काम करेगी, ग्रेविटी काम करेगी। इन दोनों ही पोजीशन में क्या काम करेगी, ग्रेविटी फोर्स काम करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट अगर एग्जामिनर तुमसे प्यारे दोस्तों तुमसे पूछे कि ये ग्रेविटी फोर्स या फॉलस पोजीशन वाला मामला हो गया। इसके अलावा क्या देखने को मिलता है, जो सिक्रेशन ड्रेन किए जाते हैं। अरे जो सिक्रेशन जो आप ड्रेन करोगे, उन सिक्रेशन के ड्रेन को प्यारे दोस्तों अगर ये आपका अगर ये लार्ज अमाउंट में आता है, लार्ज अमाउंट, और लार्ज अमाउंट का मतलब एक दिन में 1000 ml से ज्यादा निकाल लोगे तो ये आपकी बॉडी को कोलैप्स कर सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपने किसी भी मरीज में पैरासेंटेसिस के दौरान 1000 ml से ज्यादा फ्लूइड निकाल दिया तो कोलैप्स कर सकता है। तो ज्यादा है तो भी मत निकालो, बाकी कल निकालेंगे। नेक्स्ट अगर ये 100 ml से ज्यादा आता है तो एचसीपी को इन्फॉर्म जरूर करना होता है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट इसके साथ में इन सिक्रेशन को आपको क्या भेजना है, सेंड फॉर डायग्नोसिस।
सेंड फॉर डायग्नोसिस एट लेबोरेटरी। ध्यान रखिएगा, लेबोरेटरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। डायग्नोसिस के लिए आपको लेबोरेटरी में भेजना है कि सैंपल में क्या मिल रहा है, क्या इन्फेक्शन है, क्या कोजेज है, क्या कारण देखने को मिलता है, ये तमाम चीजें देखी जाती है। अब जब नीडल इंसर्ट करते हैं प्यारे दोस्तों, तो उस मरीज का ब्लडर खाली करवाया जाता है, वरना ब्लडर को पेनिट्रेट कर सकते हो। स्टार बना करके लिख लीजिएगा, एम्प्टी द ब्लडर। अरे स्टार बना के क्या लिखोगे, एम्प्टी, क्या करना है, एम्प्टी empty the bladder before procedure। अरे प्रोसीजर से पहले आपको ब्लडर को खाली कर देना है। अरे प्रोसीजर से पहले आपको ब्लडर को क्या कर देना है, खाली कर देना है, वो फट न जाए। तो क्या सर एनपीओ का कोई कंसेप्ट है? एनपीओ का मतलब नथिंग पर ओरल, मरीज को मुंह के रास्ते से खाना पीना, पानी वगैरह, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ नहीं देनी है, तो ये तो गलत है। 12 घंटे वैसे एनपीओ ही नहीं होता है, बहुत बड़ी से बड़ी सर्जरी करते हो तो 3 प्रकार के एनपीओ होते हैं। ध्यान रखिएगा, एनपीओ का मतलब नथिंग पर ओरल। एनपीओ का मतलब क्या देखने को मिलता है, जिसे अपन बोलते हैं नथिंग पर ओरल। और नथिंग पर ओरल में प्यारे दोस्तों एक होता है भैया जी हेवी मील, जितना भी होता है हेवी मील होता है उसको बंद किया जाता है प्यारे दोस्तों 6 से 8 घंटे पहले। नेक्स्ट प्यारे दोस्तों, अगर आपसे बोल दिया जाए सेमी सॉलिड मील है, सेमी सॉलिड मील है, तो उसको भैया जी बंद किया जाता है कितने घंटे पहले, 4 से 6 घंटे पहले। और प्योर लिक्विड, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, प्योर जो लिक्विड होता है, प्योर लिक्विड को 2 घंटे के पहले बंद किया जाता है। इसको 2 से 4 घंटे, बाकी इसको 2 घंटा, इसको 4 घंटा और इसको 6 घंटे में कंसीडर्ड किया जाता है। हेवी मील का मतलब आधे से ज्यादा एनेस्थोलॉजिस्ट या डॉक्टर मरीज को भूखा मार देते हैं। कल ऑपरेशन करना है, शाम को 4 बजे पहले दिन ही बोल देता है आज रात से कुछ नहीं खाना। अरे मर जाएगा, 12 घंटे की रात और 8 घंटे का दिन, 20 घंटे एनपीओ थोड़ी होता है। तो एनपीओ के लिए आप उसे बोलो कि भैया जी जितने बजे, मान लीजिएगा हम सुबह आपका अर्ली इन द मॉर्निंग हम आपका 8 बजे ऑपरेशन करेंगे, अर्ली इन द मॉर्निंग 8 बजे हम आपका ऑपरेशन करेंगे, तो इस 8 बजे से 6 से 8 घंटे पहले जितना खाना खाना है खा लेना, उसके बाद खाना मत खाना। बोले तो कम से कम रात को 12 बजे के बाद आपको खाना नहीं खाना है। ध्यान रखिएगा। अरे भैया जी सुबह 4 बजे के बाद आपको सेमी सॉलिड का मतलब मेस पोटैटो वगैरह ऐसी चीजें भी नहीं खानी है, खिचड़ी दलिया वगैरह भी नहीं खाना है सुबह 4 बजे के बाद। और सुबह 6 बजे के बाद आपको चाय या पानी नहीं पीना है। यह होता है ओरिजिनल में एनपीओ, जिसके कारण मरीज डिहाइड्रेशन में या हाइपोटेंशन में भी नहीं जाता है। बाकी आधे से ज्यादा जो चीजें अपन देखते हैं 12 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे, 20-20, 22-22 घंटे एनपीओ रख के मरीज को वैसे ही शॉक में डाल देते हैं। ऑपरेशन में लेने से पहले मरीज का बीपी डाउन और धड़कनें बढ़ना शुरू हो जाती है। तो एक्चुअल में अगर एनपीओ की बात करोगे तो कभी भी आपको एनपीओ किसी मरीज को करना है तो यह सीक्वेंस होता है। हेवी मील यानी भयंकर वाला, ताजादार, शानदार वाला जो खाना वाना होता है वो 6 से 8 घंटे पहले, सेमी सॉलिड 4 से 6 और प्योर लिक्विड 2 से 4 घंटे पहले बंद किया जाता है। अब आपके इस सवाल ने क्या बोला था कि क्या एनपीओ करेंगे? नहीं। दूसरा लिखा एम्प्टी द ब्लडर बिफोर प्रोसीजर। जी हां, अगर ब्लडर को खाली नहीं करोगे तो आप नीडल को ब्लडर में घुसोड़ दोगे, और नीडल अगर ब्लडर में जाएगी तो ब्लडर फट जाएगा, ब्लडर रप्चर हो जाएगा। मैं और आप दोनों नहीं चाहते हैं कि इस मरीज का ब्लडर रप्चर हो जाएगा या ब्लडर फट जाए, उड़ा दो। स्टिक बेड रेस्ट फॉलोइंग द प्रोसीजर। बेटा पैरासेंटेसिस करने के बाद ऐसा नहीं होता है कि मरीज को स्टिकली बेड रेस्ट कराना है, क्योंकि प्रोसीजर में आपने लिक्विड निकाल दिया, बस कंप्रेशन ड्रेसिंग कर दोगे, 5 मिनट मरीज रेस्ट करेगा, उसके बाद घूमो फिरो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बोवल को खाली करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां बोवल पेनिट्रेट नहीं होता है, ब्लडर आने की समस्याएं होती है, तो इसको उड़ा दीजिएगा। राइट आंसर कहां देखने को मिलेगा? तो आपका जवाब जाएगा धुआंधार, जोरदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, बी। बोलो भगत और भगवान की जय। अरे आंकड़ा अटका अटका कैसे नजर आ रहा है? जब अपनी मंजिल को सोचने की कोशिश करोगे या मंजिल को पाने की कोशिश करते हो, मंजिल के बारे में ख्वाब देखते हो, तो आंकड़ा बड़ा होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल आपके सामने आ चुका है और कमेंट बॉक्स को राफेल की तरह उड़ाना है, क्योंकि राफेल स्टूडेंट हो तो राफेल नजर आना चाहिए।
सवाल ने पूछा ए पेशेंट इज शेड्यूल फॉर लाइगेशन ऑफ हेमरोइड्स। अरे एक मरीज है जिसमें शेड्यूल हो गया कि लाइगेशन का मतलब बांध देना और हेमरोइड्स का मतलब पाइल्स को बांध देना। अरे विच डाइट टू बी ऑर्डर प्रायर टू सर्जरी, और कौन सी डाइट इसको ऑपरेशन से पहले सजेस्ट करनी है। विच डाइट टू बी ऑर्डर प्रायर टू सर्जरी, ऑपरेशन से पहले। हेमरोइड्स का मतलब भैया जी आपके ध्यान रखिएगा, जैसे कि आप जीआईटी देखते हो, ये ईसोफेगस होता है, ये आपका स्टोमक होता है, उसके बाद में ये ड्यूडिनम, जेजुनम, उसके बाद में इलियम, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग कोलन। अरे भैया जी उसके बाद में है सिग्मोइड, रेक्टम। अरे इंटरनल एनल इंस्पेक्टर और एक्सटर्नल एनल इंस्पेक्टर, ऐसी चीजें होती है या नहीं होती है? होती है। अब इसके अंदर क्या होता है, प्रेशर क्रिएट होने के कारण, हाइपरटेंशन के कारण, प्रेगनेंसी के कारण कई बार क्या बन जाते हैं, अंदर फाइब्रस नोड्स बन जाते हैं, फूल जाते हैं, उनमें ब्लड फील्ड कैविटी हो जाती है, वो हेमरोइड्स बनते हैं, जिसे पाइल्स बोलते हैं या बवासीर के नाम से जानते हो। चलेगा। अब ध्यान रखिएगा कि उसको ब्लंट डाइट इज कॉल्ड नॉन इरिटेटिंग डाइट। ब्लंट डाइट का मतलब क्या है, ऑल्सो कॉल्ड नॉन इरिटेटिंग डाइट। अरे ब्लंट डाइट का दूसरा नाम होता है नॉन इरिटेटिंग डाइट, यानी वो डाइट जो मरीज को इरिटेट नहीं करे, वो ब्लंट डाइट है। ब्लंट डाइट दी जाती है जीआईटी डिसऑर्डर में, जिसमें अल्सर वगैरह बने होते हैं, उनको ब्लंट डाइट देनी। कल बच्चा एक बोल रहा था कि सर मुझे डाइटें याद नहीं होती है, तो शानदार तरीके से समझे। ब्लंट डाइट का मतलब जब आपके पेट में छाले हैं और आप बार बार ये बोलो कि जिया जले रे जिया जले, जो भी खाना जाता है वो एसिडिटी कराता है, ओवरफ्लो कराता है, इरिटेशन कराता है, प्रभावित करता है, उसको ब्लंट डाइट दो। ये दलिया खिचड़ी जैसी चीजें हैं वो ब्लंट डाइट है, इसमें ब्लंट डाइट का कोई रोल नहीं, उड़ा दो। हाई प्रोटीन डाइट होती है, वो वुंड हीलिंग में मदद करती है, या जो भी अंदर कोई भी केविटी में कोई चीज बनी हुई है, बोले तो अल्सर है, फीसर है, उनको भरने का काम करता है। तो ध्यान रखिएगा ये क्या करवाता है, वुंड हीलिंग में मदद करता है, वुंड हीलिंग में मदद करता है। लेकिन जिसमें भैया जी लीवर डैमेज होता है उसमें हाई प्रोटीन डाइट कॉन्ट्राइंडिकेट है, क्योंकि प्रोटीन आपका क्या करेगा, यूरिया साइकिल चलाएगा, और यूरिया जिसका लीवर बीमार है उसको नहीं देना है। नेक्स्ट प्रोटीन है टूटेगी, एमाइनो एसिड टूट के किडनी से निकलता है यूरिया, तो किडनी जिसकी खराब है उसको भी हाई प्रोटीन नहीं देनी, तो हाई प्रोटीन डाइट शुड बी कॉन्ट्राइंडिकेट इन द लीवर एंड किडनी पेशेंट। नेक्स्ट लिख दिया क्लियर लिक्विड, एकदम पानी उसी मरीज को दिया जाता है जिसकी जीआईटी डिस्टर्ब और वाटर की रिक्वायरमेंट में है, यानी वो व्यक्ति जिसकी क्या देखने को मिलती है, जीआईटी डिस्टर्ब। वो व्यक्ति जिसकी जीआईटी डिस्टर्ब देखने को मिलती है, उस मरीज को लिक्विड दिया जाता है, एकदम सिंपल सा पानी। एकदम सिंपल सा पानी का मतलब पानी किसी का कोई नुकसान नहीं करेगा। और ध्यान रखिएगा फुलफिल द हाइड्रेशन, और ये हाइड्रेशन की भी क्या करता है, शरीर में पूर्ति करता है, पानी की भी पूर्ति करता है। तो ये भी यहां नहीं चाहिए, ये भी नहीं, तो इसको लो रेजिड्यूल, प्यारे दोस्तों लो रेजिड्यूल या हाई रेजिड्यूल डाइट प्रिवेंट द कॉन्स्टिपेशन, लो रेजिड्यूल डाइट मेंटेन द कॉन्स्टिपेशन। तो इस मरीज के लिए यहां कौन सी देनी है, ऐसी दो जो इसके अंदर फीकल कंटेंट को रोकने में मदद करे, क्योंकि हमने हेमरोइड्स निकाल दिए, यानी ये अंदर जो रास्ता ब्लॉक था उसको निकाल दिया, तो अब मरीज में डायरिया नहीं हो जाए। इसको बचाने के लिए कहां देंगे, लो रेजिड्यूल। तो प्यार रहे दोस्तों, इलाज के बाद दी जाती, इलाज का बचाव के लिए दी जाती है हाई फाइबर, जस्ट ऑपरेशन से पहले दी जाती है लो रेजिड्यूल या लो फाइबर, ऑपरेशन के बाद फिर से देंगे हाई फाइबर। दैट्स क्लियर, समझ में आ रही है? कहने का मतलब एक नॉर्मल इंसान का एनल कैविटी ऐसी होती है, ठीक है। अब हेमरोइड्स वाले की एनल कैविटी में प्यारे दोस्तों ये आपके हेमरोइड्स नजर आ रहे हैं, ये क्या नजर आ रहे हैं, हेमरोइड्स नजर आ रहे हैं। ध्यान रखिएगा, जिसके कारण मरीज में कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, और ऑपरेशन के बाद फिर से नजारा ये ऐसा देखने को मिल रहा है। बस ये अंदर कट हैं, कट किस चीज के हैं, जहां से हमारे हेमरोइड्स थे उनको लाइगेट कर दिया, लाइगेट का मतलब बांध दिया, लाइगेट का मतलब उन्हें बांध दिया। अब ध्यान रखिएगा, अगर यहां मरीज को डाइट आप हाई फाइबर देते हैं, कौन सी देते हैं प्यारे दोस्तों, हाई फाइबर अगर डाइट इस मरीज को देते तो क्या इस मरीज में कभी भी कॉन्स्टिपेशन डेवलप होता? नहीं होता। कॉन्स्टिपेशन डेवलप नहीं होता तो क्या प्रेशर क्रिएट करता, ये जोर लगाता? नहीं लगाता। और जोर नहीं लगाता तो क्या इसमें हेमरोइड्स बनता? नहीं बनता। चलो, अब इसमें जब हेमरोइड्स बन चुका है तो इसको आपने कौन सी डाइट दी, लो रेजिड्यूल डाइट दे दी। ध्यान रखिएगा, जो इरिटेट भी नहीं करेगी और सर्जरी से पहले
लो रेडिड्यूल डाइट पहले कब दी है? सर्जरी से पहले। क्यों दी? क्योंकि अभी इस मरीज में हम क्या करेंगे, एस को निकाल देंगे तो डायरिया होने की संभावनाएं है, इसलिए इस चीज का बचाव करने के लिए। तो इस अच्छे क्वेश्चन का अच्छा जवाब क्या गया? डी। और मैंने सारी डाइटें आपके सामने रखने की कोशिश की है। समझ में आ रही है नहीं आ रही है? अरे ध्यान रखिएगा, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर फिजूल है कद देखना आसमान का। बार बार पीछे मुड़ के मेरे राफेल स्टूडेंट ना देखो कि कितनी उड़ान भर ली और कितना बाकी। अभी तो शुरुआत हुआ है प्यारे दोस्तों, अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है। अरे अभी तो तोली है मुट्ठी भर आसमान, अभी तो तोलना, अरे अभी तो तोली है मुट्ठी भर जमी, अभी तो तोलना सारा आसमान बाकी है। तो अभी तो राफेल स्टूडेंट ने उड़ान भरी है। यूपीपीएससी को अगर घुटनों पे न ले आए एग्जाम के दिन तो गारंटी मेरी, इतने खतरनाक वाले सवाल डील करेंगे कि याद करेगी दुनिया सारी कि यूट्यूब पे भूचाल मचाया। और डेफिनेटली कंसेप्ट लॉजिक रैशनल को खोल के गए। तो जिसने अभी तक क्लास को लाइक एंड शेयर नहीं किया, मैक्सिमम लोगों तक कर दीजिएगा, अटक से कटक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से, इसको द नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम कब आया? 1953 में। नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन कब आया? 1978 में। 54-55 में कुछ भी नहीं आया। इसके अलावा आपको पता है एक पूछा जाता है एंटी मलेरियल वीक, क्या बोला जाता है? एंटी मलेरियल वीक बोला जाता है कि एंटी मलेरियल वीक क्या होता है? तो आपको पता है मई। अरे ध्यान रखिएगा लास्ट वीक ऑफ द मई को क्या बोला जाता है? तो ध्यान रखिएगा एंटी मलेरियल वीक। वहीं पे अगर आपसे बोला जाए एंटी मलेरियल, अरे एंटी मलेरियल मंथ अगर बोल दिया जाए कि भैया जी एंटी मलेरियल मंथ कौन सा होता है, तो आपका जवाब आना चाहिए जून। मंथ तो होता है जून और महीना होता है मई वाला। महीना कौन सा होता है? मई वाला, सॉरी महीना होता है जून वाला और वीक होता है लास्ट वीक ऑफ द मई वाला देखने को मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। इसके साथ में अगर हम पर इंपॉर्टेंट चीजें क्या देखें कि ये मलेरिया नाम की जो बीमारी होती है, इसके अलावा एक प्रोग्राम आता है जिसे बोलते हैं एनवीबीडीसीपी। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है एनवीबीडीसीपी। ये प्रोग्राम कई बार पूछा जाता है। कब आया? तो 2003 से 2004 में। एनवीबीडीसीपी का मतलब होता है नेशनल नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे बोला जाए एनवीबीडीसीपी नाम का प्रोग्राम आया, ये कब आया? 2003 से 4 में। नाम लिख दिया नेशनल। नेशनल में जितने भी वेक्टर बोर्न डिजीज है उस पर फोकस किया। अब इसमें कौन कौन सी बीमारियां आती है? तो ध्यान रखिएगा इसमें आता है मलेरिया, अरे इसमें क्या आता है? मलेरिया। इसमें क्या आता है? फाइलेरिया। अरे इसमें क्या देखने को मिलता है? तो नाम आता है चिकनगुनिया, चिकनगुनिया। अरे इसके अंदर क्या देखने को मिलता है? नाम देखने को मिलता है डेंगू। अरे क्या देखने को मिलता है? मलेरिया, फाइलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू। इसके अंदर नाम आता है लेशमेनियासिस। अरे क्या नाम आता है? लेशमेनियासिस। और नाम आता है प्यारे दोस्तों जापानीज, अरे जापानीज एनसीफेलाइटिस, एनसीफेलाइटिस। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। ये सारी की सारी कंडीशन देखने को मिलती है। मलेरिया, फाइलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू, लेशमेनियासिस और जापानीज एनसेफेलाइटिस। लेशमेनियासिस
इसको ही प्यारे दोस्तों अपन बोलते हैं काला अजर। अरे क्या बोलते हैं, काला अजर के नाम से जानते हैं। तो एनवीबीडीसीपी नाम का प्रोग्राम कब आया, तो 2003 से 4 आया। फिर बता देता हूं फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, येलो फीवर शुड नॉट बी इंक्लूड इन द एनवीबीडीसीपी प्रोग्राम। गलती से भी गलती मत कीजिएगा। सर सवाल क्या आएगा, सवाल सीधा आएगा, एक तो आएगा एनवीबीडीसीपी प्रोग्राम की फुल फॉर्म, दूसरा सवाल आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज शुड नॉट बी इंक्लूड इन द एनवीबीडीसीपी। तो मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, लेशमैनियासिस और जापानीज एन्सेफेलाइटिस तो शामिल है। इसके अलावा जो भी बीमारियां हैं वो इसमें शामिल नहीं है। इसके अलावा जो भी इसमें है वो शामिल है नहीं है। इस चीज को फोकस रखना है। यहीं पे अगर मलेरिया के लिए ज्यादा समय खराब ना करूं और कुछ शब्द अगर मैं आपको मलेरिया के लिए बताऊं, कुछ बीमारियों का मलेरिया के लिए, तो मलेरिया एक प्रकार की प्रोटोजोवल, एक प्रकार की क्या है, प्रोटोजोवल, अरे प्यारे दोस्तों पैरासाइटिक डिजीज है। अरे प्रोटोजोवल पैरासाइटिक डिसऑर्डर है मलेरिया, ध्यान रखिएगा। जिसका नाम है, ये किससे देखने को मिलता है, ये ट्रांसमिट होती है फीमेल एनाफ्लीज से। अरे किससे होती है, फीमेल एनाफ्लीज। एनाफ्लीज मॉस्किटो से ये बीमारी देखने को मिलती है, मॉस्किटो से ये बीमारी देखने को मिलती है। नेक्स्ट अगर इसके वेरिएंट क्या देखने को मिलते हैं, तो इसके 4 वेरिएंट होते हैं। अरे भैया जी ध्यान रखिएगा, जैसे कि कौन कौन सा देखने को मिलता है, फाल्सीफेरम, अरे फाल्सीफेरम देखने को मिलता है। इसके अलावा नाम आता है वाइवेक्स देखने को मिलता है। अरे इसके अलावा आपका ओवल देखने को मिलता है, और लास्ट देखने को मिलता है जिसे बोला जाता है मलेरियाई। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है मलेरियाई। ये आपके 4 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, फाल्सीफेरम, वाइवेक्स, ओवल और मलेरियाई। फाल्सीफेरम, वाइवेक्स और ओवल मलेरियाई देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट अगर इंपॉर्टेंट चीज बात करें कि ये मलेरिया होता है, मलेरिया में स्टेज कौन सी आती है, तो पहली स्टेज हॉट स्टेज है, अरे सॉरी पहली स्टेज कोल्ड स्टेज है, ठंड लगती है बोले तो मरीज को सीवरिंग देखने को मिलती है। दूसरी स्टेज हॉट स्टेज आती है जिसमें बॉडी टेम्परेचर मरीज का इंप्रूव हो जाता है। अरे मरीज का बॉडी टेम्परेचर क्या देखने को मिलता है, इंप्रूव। और लास्ट में मरीज में स्टेज आती है जिसका नाम है स्वेटिंग। लास्ट में मरीज में स्टेज आती है जिसका क्या नाम देखने को मिलता है, स्वेटिंग। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, हॉट, कोल्ड और स्वेटिंग नाम की स्टेज देखने को मिलती है। हॉट का मतलब भयंकर वाली, मरीज को ठंड लगना, जबरदस्त वाली लगनी, जोरदार धुआंधार लगना। क्यों, क्योंकि शरीर में आरबीसी टूटती है। हॉट स्टेज टेम्परेचर बढ़ाती है। और स्वेटिंग का मतलब पसीना। कई बार पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज शुड नॉट बी प्रेजेंट इन मलेरिया, तो फीवर नाम की कोई स्टेज नहीं होती है प्यारा मुन्ना, ध्यान रख लेना। फीवर हॉट स्टेज में ही आता है, याद कर लेना, ठंडा गर्म बरसात, ठंडा गर्म बरसात। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा मलेरिया नाम की बीमारी के अंदर ये जो मॉस्किटो होता है, मॉस्किटो को मारने के लिए आप डीडीटी या मेलेथिन काम में ले सकते हो, लेकिन बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन को रोकने के लिए काम में लिया जाता है गंबोसिया फिश। क्या नेक्स्ट अगर बोले कि मलेरिया में जो मच्छरों के अंदर ये बीमारी होती है, ये कैसी होती है, साइक्लोप्रोपोगेटिव ट्रांसमिशन होता है। इस शब्द को लिख लीजिएगा, क्या होता है, साइक्लोप्रोपोगेटिव। साइक्लोप्रोपोगेटिव, साइक्लोप्रोपोगेटिव का मतलब मच्छर अपने शरीर में इस बीमारी का साइकिल भी चेंज करता है और प्रोग्रेस भी करता है। मच्छर अपने शरीर के अंदर मलेरिया की साइकिल भी चेंज करता है और प्रोग्रेस भी कराता है, उसे बोला जाता है साइक्लोप्रोपोगेटिव। सी फॉर साइकिल, पी फॉर प्रोग्रेस, साइक्लोप्रोपोगेटिव ट्रांसमिशन। और प्यारे दोस्तों अगर आपसे पूछे कि इस मलेरिया की बीमारी को प्रिवेंट कैसे, अरे प्रिवेंशन कैसे किया जाए, तो प्रिवेंशन में एनवायरमेंटल हाइजीन जैसी चीजें तो है, लेकिन या तो डीडीटी का छिड़काव करा दो, या प्यारे दोस्तों मेलेथेन का छिड़काव करा दो। अरे मेलेथेन का स्प्रे करवा दो, डीडीटी का स्प्रे करवा दो, ये 2 चीजें हो गई। इसके अलावा और क्या करवा सकते हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसका नाम है गंबोसिया फिश। गंबोसिया फिश आपका क्या रोकती है, बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन। अरे क्या करती है, बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन। अरे क्या रोकती है, बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन रोकती है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, रोकती है या नहीं रोकती है, रोकती है। ध्यान रखिएगा, गंबोसिया फिश बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन का मतलब मच्छर के शरीर में जाकर के बीमारी को खात्मा करने का काम करती है। ये कुल मिलाकर के अपन इस प्रकार से मोटे मोटे रूप में, बाकी मलेरिया के लक्षण आप सबको पता है, बुखार आना, ये अटरम सटरम। मलेरिया की दवाइयां हैं, क्लोरोक्यून है, क्यूनिन, दोनों प्रेगनेंसी में सेफ होती है। इसके अलावा फाल्सीफेरम की ड्रग ऑफ चॉइस देखने को मिलती है, जिसे अपन बोलते हैं आर्टिसुनेट नाम की दवाई। प्रिवेंशन के लिए डॉक्सीसाइक्लिन नाम की दवाई अपन मलेरिया में काम में लेते हैं। और रिलैप्स ऑफ मलेरिया को बताने के लिए प्राइमाक्विन नाम की दवाई काम में लेते हैं, जो प्रेगनेंसी में, बच्चों में और G6PD डेफिशिएंसी में कॉन्ट्राइंडिकेट होती है। क्लियर है, ये मलेरिया के मरीज में दवाइयां काम में ली जाती है। अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जैसे कि दवाई का नाम मैंने लिखा है क्लोरोक्यून। दवाई का नाम मैंने क्या लिखा है, क्लोरोक्यून। दवाई का नाम लिखा है प्यारे दोस्तों क्यूनेन। अरे दवाई का नाम लिखा है प्यारे दोस्तों मेफ्लाक्यून।
दवाई का नाम लिखा है प्राइमाक्विन, दवाई का नाम लिखा है डॉक्सीसाइक्लिन, दवाई का नाम लिखा है आर्टिसुनेट। ये आपके सामने मैंने कुछ दवाइयां लिखी है, ये सारी एंटी मलेरियल मेडिकेशन है। मलेरिया की दवाई प्राप्त करने का पौधा का नाम है सिनकोना प्लांट। अरे इसीलिए इस दवाई के साइड इफेक्ट को नाम देते हैं सिनकोनिज्म। क्लोरोक्यून और क्यूनिन के ऊपर क्वेश्चन क्या है, तो ये दोनों ही मलेरिया की ड्रग ऑफ चॉइस है। और याद रखिएगा ये प्रेगनेंसी में आपकी सेफ भी है। अरे ये सेफ कहाँ देखने को मिलती है, प्रेगनेंसी में दोनों ही दवाई सेफ है, घबराने की जरूरत नहीं। लेकिन ध्यान रखिएगा ये दवाई दोनों ही हाइपोग्लाइसीमिया करवाती है। क्या करवाती है, हाइपोग्लाइसीमिया करवाती है। तो हमेशा ऑलवेज इसको किसके साथ में देनी है, एडवाइज करनी है कि टेक विथ, अरे एडवाइज करनी है कि टेक विथ ग्लूकोज। अरे किसके साथ में इस दवाई को लेना है, तो ग्लूकोज के साथ में इस दवाई को लेना है। अरे इस दवाई को किसके साथ में लेना है, तो ग्लूकोज के साथ इस दवाई को आपको लेना है। चलो नेक्स्ट आ गई प्राइमाक्विन, किसको रोकती है, तो ध्यान रखिएगा रिलैप्स ऑफ मलेरिया। रिलैप्स का मतलब कई लोगों को आपने सुना होगा बार बार मलेरिया हो जाता है, भाई बच्चर काटा ही नहीं मलेरिया हो गया। इसका मतलब यह है कि पिछली बार जो हुआ वो ठीक नहीं हो रहा है, आपके शरीर में रुक रहा है, उसे रिलैप्स बोलते हैं। लेकिन इस दवाई का एक चीज है कि यह दवाई कॉन्ट्राइंडिकेट है। किस में कॉन्ट्राइंडिकेट है, तो एक तो प्रेगनेंसी में नहीं देनी, अरे और किस में नहीं देनी, चिल्ड्रंस में यह दवाई प्राइमाक्विन नहीं देते हैं। और प्यारे दोस्तों किस में नहीं देते हैं, G6PD डेफिशिएंसी, स्टार बना के लिख लेना, G6PD डेफिशिएंसी, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की कमी होने वाले मरीजों में नहीं दी जाती। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की कमी वाले मरीज को कौन सी नहीं देते हैं, प्राइमाक्विन। और जहां प्राइमाक्विन नहीं चलती है वहां कौन सी चलती है, मेफ्लाक्यून। ध्यान रखिएगा मेफ्लाक्यून कब दोगे, वेन, अरे वेन प्राइमा अवॉइड, वेन प्राइमाक्विन कॉन्ट्राइंडिकेट, जब आपकी प्राइमाक्विन कॉन्ट्राइंडिकेट होगी उस दिन कौन चलेगी, मेफ्ला चलेगी। ध्यान रखिएगा क्या चलेगी, मेफ्ला। नेक्स्ट डॉक्सीसाइक्लिन को किसके रूप में काम में लेते हैं, प्रोफाइलैक्सिस। कहने का मतलब अगर कोई भी मलेरिया एंडेमिक एरिया में जा रहा है, मान लीजिएगा आपकी ड्यूटी ऐसे क्षेत्र में लग गई जहां ऑलरेडी मच्छर है, ऑलरेडी मलेरिया है, तो उस क्षेत्र में जाने से पहले ही आपको गोली खा लेनी है डॉक्सीसाइक्लिन की, ताकि आपको मलेरिया का बचाव हो। और लास्ट में ये आपके मलेरिया का ब्रह्मास्त्र जिसका नाम है आर्टिसुनेट, तो ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है सबसे भारी मलेरिया का, जिसका नाम है फाल्सीपेरम। फाल्सीफेरम को प्यारे दोस्तों मैलिग्नेंट टर्शियन या सेरिब्रल मलेरिया भी बोला जाता है। फाल्सीफेरम को क्या बोला जाता है, तो इसी को बोलते हैं अपन मैलिग्नेंट टर्शियन। अरे क्या बोलते हैं, मैलिग्नेंट टर्शियन बोल सकते हैं, या इसी को अपन बोलते हैं सेरिब्रल मलेरिया। अरे क्या बोला जाता है, सेरिब्रल मलेरिया के नाम से बोला जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, इसी को अपन मैलिग्नेंट टर्शियन के नाम से जानते हैं, या इसी को अपन सेरिब्रल मलेरिया के नाम से भी जानते हैं। बोलो भगत और भगवान की जय। क्लास पसंद आती है तो लाइक और शेयर में कमी मत कीजिएगा मेरे दोस्तों। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैरकर दरिया पार करो। राइट आंसर था बी। और उसके साथ मोटे मोटे रूप में बनने वाले तमाम वो सवाल जो मलेरिया से संबंधित है वो अपने लपेट लिए। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, बहुत आसान तरीके से देखिएगा, पहचानिएगा, परखिएगा और फिर अपना जवाब दीजिएगा। सवाल पूछ रहा है ए फीमेल हु हैज द गिव बर्थ टू द वायबल चाइल्ड फर्स्ट टाइम। अरे कोई भी फीमेल ने पहली बार एक बच्चे को जन्म दिया है जो वायबल है। वायबल का मतलब होता है आफ्टर द वायबिलिटी।
वायबल का मतलब होता है आफ्टर द वायाबिलिटी। और वायाबिलिटी क्या होती है? तो प्रेगनेंसी के अंदर एक समय ऐसा आता है जिसके बाद अपन बोल देते हैं बच्चा अब वायबल है या बच्चे में वायाबिलिटी आ गई, मतलब एक ऐसा समय, एक ऐसा स्तर आ चुका है कि हम बोल सकते हैं कि बच्चा अब बच जाएगा। और वो समय क्या होता है? मोर देन 22 वीक। जब कोई भी फीमेल की प्रेगनेंसी 22 वीक को क्रॉस कर जाती है तो अपन उसे वायबल बोलते हैं। हालांकि ये वायबल दो चीजों के आधार पर देखा जाता है और वो दो चीजें होती है, एक तो बच्चे का वजन और दूसरा प्यारे दोस्तों उसके लंग्स की मैच्योरिटी। और उसके लंग्स की मैच्योरिटी ये दोनों बनना जब शुरू हो जाती है तो अपन उस बच्चे को बोल देते हैं कि भाई तू वायबल है, तू मरेगा नहीं, तू बच जाएगा। तो वायबिलिटी को अपन पेरिटी के नाम से भी जानते हैं। वायबिलिटी को अपन पढ़ने के रूप में इसी को अपन क्या बोल सकते हैं? पेरिटी। क्या बोल सकते हो प्यारे दोस्तों? पेरिटी, या जिसे शॉर्ट फॉर्म में पेरा नाम दिया जाता है। तो ये सारे शब्द एक ही है। प्रेगनेंसी का वो समय जब कोई भी फीमेल अपने बच्चे का वजन अच्छा खासा और लंग्स की मजबूती लेकर के जाती है तो ओवरऑल वो 22 वीक पे ऐसी पॉइंट पे पहुंचती है, तब अपन उसे बोल सकते हैं कि हाँ भाभी जी आप और आपका बच्चा दोनों सुरक्षित हैं और दोनों बच जाओगे। चलो, उसके चीज को अपन ने वायबिलिटी बोल दिया, उसी का दूसरा नाम पेरिटी होता है। पेरिटी को पेरा और वायबिलिटी को वायबल के नाम से जानते हैं। क्लियर है? अब अपन प्यारे दोस्तों प्राइमी पेरा, मल्टी पेरा, नल्ली ग्रेविडा और प्राइमी ग्रेविडा किसको क्या बोला जाता है तो इन शब्दों को पढ़ते हैं। यहां आपको आसान शब्द में समझना है, जहां पर भी लिखा आता है प्राइमी तो प्राइमी का मतलब होता है प्रथम या फर्स्ट। प्राइमी का मतलब कोई भी चीज जो फर्स्ट होती है या फर्स्ट टाइम होती है वो प्राइमी। दूसरा नाम होता है मल्टी। मल्टी का मतलब होता है मोर देन वन टाइम। अरे इसका मतलब होता है मोर देन वन टाइम। डेफिनेशन समझनी है, आगे सारी चीजें मिक्स कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट एक शब्द आएगा आपके सामने जिसे अपन बोलेंगे ग्रेविडा। तो ग्रेविडा का मतलब क्या देखने को मिलता है? तो ग्रेविडा का मतलब होता है नंबर ऑफ टाइम प्रेग्नेंट। नंबर ऑफ टाइम प्रेग्नेंट लिख रहा हूं, नंबर ऑफ टाइम प्रेग्नेंट। ठीक है, एक शब्द आएगा जिसे अपन बोलेंगे पेरा। पेरा का मतलब क्रॉस द वायबिलिटी, या बोल सकते हो नंबर ऑफ टाइम। नंबर ऑफ टाइम क्रॉस वायबिलिटी। क्रॉस वायबिलिटी। वायबिलिटी कितने टाइम क्रॉस की है उसे अपन ने क्या नाम दे दिया? पेरा। एक नाम आता है जिसे अपन बोलेंगे ग्रैंड। ग्रैंड का मतलब होता है मोर देन 5 टाइम। कोई भी चीज जो 5 बार से ज्यादा हो गई, मोर देन 5 टाइम, वो कहलाती है ग्रैंड। क्या कहलाती है? ग्रैंड। एक शब्द आता है जिसे बोलते हैं नल्ली। एक नाम आता है जिसे अपन क्या बोलेंगे? नल्ली। और नल्ली का मतलब नॉट ए टाइम। अरे ध्यान रखिएगा, नॉट ए सिंगल टाइम। नॉट ए सिंगल टाइम, एक बार भी नहीं, नॉट ए सिंगल टाइम। तो ये कुछ अपन ने डेफिनेशनों की बारे में जानकारी लिखी है प्यारे दोस्तों। आगे इन शब्दों से मिलकर कुछ टर्मिनोलॉजी बनाएंगे। प्राइमी शब्द दुनिया के किसी भी कोने में आए, समझ लेना पहली बार। पहला पहला प्यार है। मल्टी मतलब मोर देन वन टाइम, एक बार से ज्यादा आएगा उसे मल्टी बोलेंगे। ग्रेविडा शब्द जब भी यूज करोगे तो ग्रेविडा का मतलब बस प्रेगनेंसी, कितनी बार प्रेग्नेंट हुई है। चली, अबॉर्शन हुआ, उछल गया, मर गया, 2 है, 5 है, 7 है, मुझे कोई मतलब नहीं, संख्याओं में बताओ। एक बार प्रेग्नेंट हुई, पेट में 4 बच्चे तो भी ग्रेविडा 1। भाई स्लॉट तो एक ही खराब हुआ, महीने तो 9 ही लगे। ऐसा तो है नहीं 5 बच्चे हैं यानी 9 पंजू 45 कि सर 45 महीने से डिलीवरी होगी, वो तो है नहीं। चलो, पेरा शब्द का मतलब होता है नंबर ऑफ वायबिलिटी। फीमेल ने कितनी बार अपनी वायबिलिटी को क्रॉस किया है वो कहलाती है पेरा। कितनों को लेके किया कोई मतलब नहीं। चलो, ग्रैंड शब्द आता है। ग्रैंड का मतलब कोई भी चीज जो 5 बार से ज्यादा हो जाती है वो ग्रैंड कहलाती है। और लास्ट आपके सामने लिख दिया नल्ली। नल्ली शब्द आता है, इसका मतलब एक बार भी नहीं। अब इन सबको मिलाकर के अपन कुछ टर्मिनोलॉजी के शब्द बनाते हैं जो आप कुछ ही सेकंडों में जवाब दे दोगे। जैसे कि नाम आता है प्राइमी ग्रेविडा। नाम देखने को मिलता है जिसे अपन बोलते हैं प्राइमी पेरा। नाम देखने को मिलता है जिसे बोला जाता है नल्ली ग्रेविडा। यहां नाम देखने को मिलता है आपके सामने नल्ली पेरा। नाम देखने को मिलता है जिसे आप बोलोगे मल्टी ग्रेविडा। नाम देखोगे आप मल्टी पेरा। मल्टी पेरा। नाम देखने को मिलता है ग्रैंड मल्टी ग्रेविडा। ग्रैंड मल्टी, ग्रैंड मल्टी, ग्रैंड मल्टी ग्रेविडा और ग्रैंड मल्टी पेरा।
ये कुल मिलाकर के ऐसे कुछ नामकरण होते हैं, अरे कुल मिलाकर के ये कुछ ऐसे ही नामकरण आपके सामने देखने को मिलते हैं। ध्यान रखिएगा, इन सारे नामकरण को अपन क्या बोल सकते हैं, आगे टर्मिनल देखो। प्राइमी का मतलब पहली और ग्रेविडा का मतलब फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट। तो आप लिख सकते हो कि कोई भी फीमेल है जो फर्स्ट टाइम क्या हुई है, मां बनने का सौभाग्य हासिल करके आई है, वो कहलाती है प्राइमी ग्रेविडा। कोई भी फीमेल जो पहली बार अपने प्रेगनेंसी को 22 वीक को क्रॉस कर गई तो वो क्या कहलाएगी, सर फर्स्ट टाइम क्रॉस द वायबिलिटी। अरे फर्स्ट टाइम क्रॉस दी वायबिलिटी, क्रॉस द वायबिलिटी। अरे पहली बार वायबिलिटी को क्रॉस कर गई वो क्या कहलाएगी। ध्यान रखिएगा, पहली बार जो वायबिलिटी जैसे टाइम को क्रॉस कर जाती है वो क्या कहलाती है। तो ध्यान रखिएगा, प्राइमी पेरा। नेक्स्ट लिखा हुआ है नल्ली ग्रेविडा। नल्ली ग्रेविडा का मतलब होता है नॉट ए सिंगल टाइम। नल्ली ग्रेविडा को अपन बोल देंगे नॉट ए सिंगल टाइम जैसी स्ट्रक्चर। नल्ली ग्रेविडा को क्या बोल दोगे, नॉट ए सिंगल टाइम। नॉट ए सिंगल टाइम क्या बोल रही जाती है, नल्ली ग्रेविडा। नॉट ए सिंगल टाइम क्या, एक बार भी प्रेग्नेंट नहीं हुई है, एक बार भी प्रेग्नेंट नहीं हुई है। नॉट ए सिंगल टाइम प्रेग्नेंट। प्रेग्नेंट का मतलब इंटरकोर्स बहुत किया होगा लेकिन ओवम और स्पर्म कभी नहीं मिले। नल्ली पेरा का मतलब भैया जी प्रेग्नेंट तो हुई, नॉट ए सिंगल टाइम क्रॉस द वायबिलिटी। नॉट ए सिंगल टाइम क्रॉस द वायबिलिटी। अरे कभी भी वायबिलिटी को क्रॉस ही नहीं कर पाई। अरे कभी भी वो वायबिलिटी को क्रॉस नहीं कर पाई। प्रेग्नेंट तो बहुत हुई होगी, प्रेग्नेंट हुई होगी, प्रेगनेंसी चली होगी, लेकिन हर बार 22 वीक से पहले टर्मिनेट हो गई होगी, वायबिलिटी कभी क्रॉस नहीं की। नेक्स्ट अपन ने लिखा मल्टी ग्रेविडा, यानी मोर देन वन टाइम प्रेग्नेंट। मोर देन वन टाइम प्रेग्नेंट, मोर देन वन टाइम प्रेग्नेंट। अगर एक बार से ज्यादा वो प्रेग्नेंट हो गई, 2 3 कितनी भी बार, ठीक है। मल्टी पेरा का मतलब मोर देन वन टाइम क्रॉस वायबिलिटी, मोर देन वन टाइम क्रॉस वायबिलिटी। एक बार से ज्यादा अगर वो वायबिलिटी को क्रॉस कर गई, एक बार से ज्यादा वो क्या क्रॉस कर गई, वायबिलिटी को क्रॉस कर गई, तो वो क्या कहलाती है, मल्टी पेरा। नेक्स्ट मैंने क्या लिखा, ग्रैंड मल्टी ग्रेविडा। क्या कहलाता है, ग्रैंड मल्टी का मतलब कोई भी फीमेल 5 बार से ज्यादा प्रेग्नेंट हो गई, मोर देन 5 टाइम अगर वो प्रेग्नेंट हो गई तो क्या कहलाएगी, ग्रैंड मल्टी। और 5 बार से ज्यादा अगर वो वायबिलिटी को क्रॉस कर गई, अरे वायबिलिटी को क्रॉस कर गई तो वो वाली क्या कहलाएगी, ग्रैंड मल्टी। दोनों में ग्रैंड मल्टी ग्रेविडा लिख दिया मैंने, ग्रैंड मल्टी पैरा। ध्यान रखिएगा, ग्रैंड मल्टी पैरा वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा। तो कुल मिलाकर के ये इस नजरिए से देखी जाती है। स्क्रीनशॉट लेना है तो फटाक से इसका ले लीजिएगा। तो ये सारे के सारी टर्मिनोलॉजी अपन काम में लेते हैं और इसी प्रकार से अपन अपने शब्दों को और ज्यादा मजबूती के साथ आगे ले जाते हैं। अब जब इस प्रकार की कंसेप्ट अपन पढ़ लेते हैं तो कोई भी सवाल का जवाब दे सकते हैं। ए फीमेल हु इज द गिव बर्थ टू द वायबल चाइल्ड फर्स्ट टाइम, आपको बोल दिया कि पहली बार वायबल चाइल्ड को जन्म दिया है, मतलब इसने पेरिटी में ले गई। पहली बार का मतलब प्राइमी, और भैया जी यही उत्तर मिल गया, प्राइमी पेरा। मल्टी पेरा का मतलब एक बार से ज्यादा, उड़ा दो। नल्ली ग्रेविडा मतलब प्रेग्नेंट ही नहीं हुई। प्राइमी ग्रेविडा, नल्ली ग्रेविडा रिलेटेड टू नल्ला पाकिस्तान। अरे प्राइमी ग्रेविडा का मतलब पहली बार प्रेग्नेंट। तो राइट आंसर क्या जाएगा, ए देखने को मिलेगा। बहुत अच्छे से आप लोगों का इसका जवाब मिला। नेक्स्ट सवाल आपके सामने रहेगा कुछ इस प्रकार से। To further assess a client suicidal potential, the nurse should be especially alert to the client expression of.
अरे मरीज है जो बोल रहा है मैं मर जाऊंगा, मरीज है जो बोल रहा है मैं मरने के बारे में सोच रहा हूं या मर जाऊंगा, तो उसने कौन सी चीजों को एक्सप्रेस करने की कोशिश की है या एक्सप्रेशन में ला रहा है? द फर्दर असेस, आपको वापस से असेस करना है क्लाइंट की सुसाइडल पोटेंशियल को, मरने वाली चीजों को क्या करना है, फर्दरली असेस करना है। द नर्स शुड बी स्पेशली अलर्ट द क्लाइंट टू एक्सप्रेशन ऑफ, मरने के सुसाइडल क्लूज ढूंढो। पहला बोल रहा है फ्रस्ट्रेशन और फियर ऑफ डेथ, फ्रस्ट्रेशन और फियर ऑफ डेथ। फ्रस्ट्रेशन का मतलब एकदम चिड़चिड़ा है और मौत से डरता है, और जो मौत से डरते हैं वो मरते नहीं हैं, मरते तो वही हैं जो मरने से डरते नहीं हैं। एक लाइन याद रखिएगा कि घबरा करके लोग कहते हैं कि मर जाएंगे, उनको बोलना कि मरकर भी चैन न मिला तो फिर कहां जाएंगे, फिर आगे कहीं जाने का ऑप्शन है नहीं, तो जिंदा जी जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं। क्योंकि एक बहुत अच्छे कवि ने अच्छी लाइन बोली कि हजारों खुशियां कम पड़ती है एक गम को भुलाने के लिए, हजारों खुशियां कम पड़ती है एक गम को भुलाने के लिए, लेकिन एक गम ही काफी है जिंदगी भर रुलाने के लिए। तो जिंदगी में ऐसा कदम कभी न उठाएं कि भैया जी घर वालों को हजारों खुशियां कम पड़ जाए उस आपके एक गम को भुलाने के लिए, लेकिन आपने अगर कोई उनको एक गम दे दिया ना तो उनको जिंदगी भर रुलाएगा। तो हजारों खुशियां कम पड़ती है एक गम को भुलाने के लिए, लेकिन एक गम ही काफी है जिंदगी भर रुलाने के लिए। अपने को तो हंसते मुस्कुराते रहना है, जिंदगी में जी करके जिएंगे तभी तो जीने का हुनर सीख पाएंगे। और प्यारे दोस्तों कि अगर जिंदगी में रुकावटें नहीं आएगी, उतार चढ़ाव नहीं आएगा तो क्या मजा है, अरे क्या खाक मजा है जीने में जब आग लगी हो सीने में। प्यारे दोस्तों अपने सीने में आग लगाकर जीने की कलाओं को चेंज करना है और सफलता के बारे में सोचना है। फ्रस्ट्रेशन और फियर ऑफ डेथ, एंगर ऑफ रिसेंटमेंट। नेक्स्ट आपसे बोल दिया एंजाइटी और लॉनलीनेस और हेल्पलेस और होपलेस। तो प्यारे दोस्तों जो चिड़चिड़ा सा है, फ्रस्ट्रेट है और डरता है वो नहीं मरेगा। एंगर का मतलब जो गुस्से है, गुस्से में आदमी नहीं मरता है, गुस्से में सामने वाले को डैमेज कराता है। इट इज ए मोर चांस, इनमें क्या देखने को मिलता है, मोर चांसेज ऑफ डैमेज द अपोजिट पर्सन। अरे सामने वाले को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचता है, उड़ा दीजिएगा। एंजाइटी वाला मरीज, अरे जो एंजाइटी का मतलब जो तनाव में फ्यूचर को लेकर के डरता रहता है वो नहीं मरता है, मरते तो वही हैं जिनको लगती है कि अब मदद, अब हारा सारा सब खत्म हो गया। होपलेस, हेल्पलेस, वर्थलेस और निहिलिस्टिक। होपलेस का मतलब होप खत्म हो गई, उम्मीद खत्म हो गई। हेल्प का मतलब अरे भैया जी हेल्प का मतलब मदद खत्म हो गई, और होप का मतलब उम्मीद खत्म हो गई। नेक्स्ट आप बोल सकते हो वर्थलेसनेस, अरे वर्थलेसनेस जैसी चीज देखने को मिलती, यानी मेरा वजूद भी कुछ नहीं देखने को मिले। नेक्स्ट इसके बाद में प्यारे दोस्तों अगर वो बोल दे निहिलिस्टिक, निहिलिस्टिक जैसी चीज भी देखने को मिलती है। तो उम्मीद खत्म हो जाए, मदद खत्म हो जाए, वजूद खत्म हो जाए और भैया जी दुनिया का विश्वास खत्म हो जाए, तो आदमी क्या करता है, जब सारे रास्ते बंद होता है तो वो मरीज सुसाइडल टेंडेंसी का रास्ता लेता है। लेकिन मरना ही जिंदगी के हर चीज का तोड़ नहीं होता। ध्यान रखिएगा जिंदगी में मरने के बारे में नहीं सोचना है, जिंदगी में जीते जी जिंदगी को परिवर्तन करने के बारे में सोचना है। और इसी के साथ में आज के सेशन की समय की सीमाएं समाप्त नहीं हुई, थोड़ा सा पहले ही अपन समाप्त कर देते हैं, कोई बात नहीं है। छोटा सेशन है, जोरदार है, जबरदस्त, जिंदाबाद है, एनर्जी से लबरेज है। अपने माता पिता के सपनों के बारे में प्यारे दोस्तों अगर तुम ना सोचोगे तो दुनिया में कोई सोचने वाला नहीं होगा। और ये अभी जो समय चल रहा है वो एंजाइटी का, फ्रस्ट्रेशन का चल रहा है। मैं हमेशा कहता हूं जब क्वालिटी आएगी तो क्रिटिसाइज आएगी, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जितनी तुम्हारी मेहनत, जितनी तुम्हारी लगन, जितनी डेडिकेशन के साथ तुम पढ़ाई के अंदर खुद को झकझोर दोगे, उतने ही ज्यादा लोग तुम्हारी क्रिटिसाइज, तुम्हारी खिलाफत करेंगे। और खिलाफ है तो होने दो। अरे प्यारे दोस्तों जितने लोग खिलाफ होंगे उन सबको, अरे गालियों की आवाज को तालियों में कन्वर्ट करना तुम्हारे हाथ में होगा। कुछ समय की मेहनत करके वो दिन लाएंगे कि सब लोग बोलेंगे कि बेटा मुझे तो पता ही है, तेरा सिलेक्शन तो होना ही था, बिटिया तेरा तो सिलेक्शन होना ही था। उन सब लोगों की बातों को सुनो, मन में दबाओ, आगे की तरफ चलते रहो। वो कहते हैं ना उलझने बढ़ती रही मैं झेलता रहा। अरे उलझने बढ़ती रही मैं झेलता रहा, अरे वक्त ने मैदान में उतारा, पारी में खेलता रहा। लोग कहने लगे कि पागल हो जाओगे, अरे लोग कहने लगे कि पागल हो जाओगे। उन सब की बातें सुनता रहा और अपने मन में दबाता रहा। और मैं उन लोगों को कैसे बताऊं कि जिस दिन वक्त बदलेगा, अरे मैं उन लोगों को कैसे बताऊं कि जिस दिन वक्त बदलेगा, मैं नहीं मेरा विश्वास बदलेगा। और ये पागल कोई दो चार पन्ने नहीं, पूरा इतिहास बदलेगा। तो पूरा इतिहास बदलने के बारे में जब सोचा है तो मेहनत, तड़प,
यही तो है। लोग कहते हैं ना स्ट्रगल क्या है, स्ट्रगल यही है, घर वालों के ताने सुनो, रिश्तेदारों की गालियां सुनो, लोगों की एडवाइजें सुनो। अरे ऐसे ऐसे लोगों की एडवाइस सुनो जिन्होंने 10वीं में 30% नहीं बने, वो भी सिलेक्शन के क्राइटेरिया बता रहे हैं। अरे ये सब लोगों का यही तो है स्ट्रगल। अरे रोटी नहीं खाना, प्रॉपर नींद नहीं लेना, लोगों के फंक्शन अटेंड नहीं करना, जिंदगी में अपने लिए प्रायोरिटी नहीं दे करके पढ़ाई 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 पढ़ाई। लेकिन किताबें वो हथियार है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दाढ़ेगा। इसलिए आप भी एग्जाम हॉल में भयंकर वाली दाढ़ लगाना चाहते हो तो इस शिक्षा रूपी शेरनी के दूध का यूज कीजिएगा। यह आपको कभी कहीं झुकने नहीं देगी। यह सबसे बड़ा हथियार है, दुनिया का सबसे बड़ा हथियार है शिक्षा। गारंटर किया जिसमें शिक्षा और जिसके हाथ में कलम होती है वो बड़ी बड़ी तलवारों को झुका सकती है। यह मेरा वादा रहेगा। तो अगला आज का सेशन लगा जोरदार जबरदस्त जिंदाबाद वाला। और अभी तक जिस बच्चे ने क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया मैक्सिमम लोगों तक कर दीजिएगा। क्लास कंप्लीट होने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर छोड़िएगा जो मेरे चेहरे पे हंसी मुस्कुराहट लाएगा, जोश जुनून पागलपन लाएगा। और कल फिर सुबह 9:30 बजे आपके सामने खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए लेकर के आएगा। हर एक सेशन आपकी जिंदगी को परिवर्तन करेगा। वादा एक ही रहेगा, सेशन में टिके रहना, टिका रहेगा जो मैदान में वो मैदान जीत के दिखाएगा। हर दिन आपको यह सोचना है कि 360 डिग्री का आंकड़ा और बेहतरीन होना चाहिए क्योंकि 360 हर परिस्थिति में हमारे लिए सेशन आता है। सर ने जो वादा किया था कि सेशन नहीं रुकेगा तो सेशन किसी भी हालत में नहीं रुकेगा क्योंकि विद्यार्थियों का जो अथक प्यार इस सेशन को मिलता है वही इसकी उम्मीद है, वही जोश जुनून पागलपन है। तो आज के लिए इतना ही। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, पढ़ते रहे, मस्त रहे, बने रहे उत्कृष्ट परिवार के साथ और कर दिखाएगा कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू सो मच।